तो आज हम एक ऐसे केस की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरी कॉरपोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। नासिक की एक मल्टीनेशनल बीपीओ कंपनी। शुरुआत हुई एक लोकल हैरेसमेंट की शिकायत से, लेकिन देखते ही देखते ये मामला एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में कैसे बदल गया। मतलब सोचिए, एक पूरा का पूरा सिंडिकेट कॉरपोरेट ढांचे के अंदर बैठकर ऑपरेट कर रहा था। चलिए शुरू से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, ये धोखा शुरू कैसे हुआ, फिर उनका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, उसके बाद पुलिस का वो जबरदस्त 40 दिन का अंडरकवर ऑपरेशन, सिस्टम कहाँ फेल हुआ, लीगल एक्शन क्या हुए, और आखिर में ये सब नेशनल सिक्योरिटी और फोरेंसिक्स से कैसे जुड़ गया। तो भाग 1, शुरुआती धोखा। आइए देखते हैं कि कैसे इस ग्रुप ने सबसे पहले भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे का कैसे कत्ल किया। टाइमलाइन पर नजर डालें तो जनवरी 2022 में एक 23 साल की लड़की की मुलाकात दानिश शेख से होती है। ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। दानिश ने बड़ा ही हमदर्द बनकर एक मेंटर की तरह उसे टीसीएस बीपीओ में नौकरी दिलवा दी। एक बार जब भरोसा पक्का हो गया ना, तब जुलाई 2022 में खंडोबा टेकरी में पहला फिजिकल असॉल्ट होता है। जब लड़की ने कड़ा विरोध किया तो उसे प्यार और शादी के झूठे वादों में उलझाकर चुप करा दिया गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब सालों बाद फरवरी 2026 में दानिश की पत्नी ने खुद आकर उस लड़की को बताया कि दानिश तो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। ये कोई आम वन साइडेड लव का केस नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का बस एक छोटा सा सिरा था। भाग 2, मनोवैज्ञानिक हेरफेर या कह लीजिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अब हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाकर पीड़ितों के दिमाग से खेला। इस सिंडिकेट का एक फिक्स 4 कदम का खौफनाक फॉर्मूला था। स्टेप 1, एक करियर मेंटर बनकर भरोसा जीतो। स्टेप 2, फिजिकल बाउंड्रीज क्रॉस करो। स्टेप 3, अगर कोई विरोध करे तो शादी का झूठा वादा कर दो। और स्टेप 4, जो सबसे भयानक था, धर्म के नाम पर जलील करना और ब्लैकमेल करना। इस ग्रुप में तौसीफ और निदा खान जैसे लोग शामिल थे। और हाँ, इन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि एक मेल एम्प्लॉय को भी नहीं बख्शा। उस बेचारे पर काम का इतना प्रेशर डाला गया कि वो मेंटली टूट जाए और फिर उसे जबरन नमाज पढ़ने और स्कल कैप पहनने पर मजबूर किया गया। हद तो तब हो गई जब उसकी तस्वीरें खींचकर ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी गई, बस उसे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वर्क प्लेस हैरेसमेंट नहीं था। ये एक प्रॉपर सोची समझी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। इनका मेन मोटिव था कि विक्टिम्स के दिमाग में अपने ही धर्म, अपनी ही पहचान को लेकर एक नफरत और शर्मिंदगी भर दी जाए। हिंदू देवी देवताओं को लेकर इतनी आपत्तिजनक बातें कही जाती थीं कि सुनने वाला अंदर से टूट जाए। और इसका असर ये होता था कि पीड़ित ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर पूरी तरह से मेंटली पैरालाइज्ड हो जाते थे। वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। भाग 3, 40 दिन का अंडरकवर ऑपरेशन। अब बात करते हैं पुलिस के उस मास्टर स्ट्रोक की। अब सोचिए, फरवरी 2026 में जब नासिक पुलिस को फोर्स कन्वर्शन की टिप मिली तो उनके हाथ बंधे हुए थे। आप बिना पक्के सबूत के किसी ग्लोबल कंपनी में ऐसे ही तो रेड नहीं डाल सकते ना। तो पुलिस ने क्या किया? उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन 6 महिला कांस्टेबल्स को चुना। उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई और फिर सादे कपड़ों में हाउसकीपिंग और सपोर्ट स्टाफ बनकर ये महिला ऑफिसर्स उसी बीपीओ फ्लोर पर पहुंच गईं। पूरे 40 दिनों तक लगातार झाड़ू पोछा लगाने के बहाने उन्होंने हर एक चीज पर नजर रखी। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना कि कैसे तौसीफ और रजा मेमन लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स करते थे और कैसे निदा खान उन्हें धर्म बदलने के लिए ब्रेन वॉश कर रही थीं। हर शाम ये अंडरकवर ऑफिसर्स अपने सीनियर्स को खुफिया रिपोर्ट देती थीं। अब सिर्फ सबूत जुटाना ही काफी नहीं था। पुलिस को पता था कि इन डरी सहमी लड़कियों का भरोसा जीतना सबसे बड़ा टास्क है। इसीलिए इन अंडरकवर ऑफिसर्स ने ऑफिस के उस टॉक्सिक माहौल से बहुत दूर सेफ जगहों पर जाकर इन लड़कियों से सीक्रेट मीटिंग्स की। उन्हें बकायदा काउंसलिंग दी गई। उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि डरो मत, पुलिस तुम्हारे साथ है। और इसी भरोसे का नतीजा था कि 26 मार्च 2026 को पहली फॉर्मल एफआईआर दर्ज की गई। भाग 4, सिस्टम की विफलता। मतलब एक इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी के अंदर ये सब सालों तक कैसे चलता रहा? इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ थी? इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग और निराशाजनक हिस्सा बताया क्या है? ऐसा नहीं था कि किसी ने आवाज नहीं उठाई। विक्टिम्स ने पॉश कमिटी को कई ईमेल्स किए, लिखित में शिकायतें दी। कायदे से तो इन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन असलियत ये थी कि ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चनानी खुद इस पूरी साजिश का हिस्सा था।
उसने जानबूझकर एक-एक करके सारी शिकायतों को दबा दिया ताकि मुंबई हेड ऑफिस तक कोई भनक ही ना लगे। तो अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। ग्लोबल फर्म्स को अपने एंटी हैरेसमेंट प्रोटोकॉल्स को एकदम टाइट करना होगा। एचआर मैनेजर्स के लिए सिर्फ एक नॉर्मल बैकग्राउंड चेक काफी नहीं है, उनकी इंटेग्रिटी की प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लोकल कंप्लायंस ऑफिसर्स पर सख्त नजर रखी जाए और सबसे जरूरी बात, शिकायतें सीधे हेडक्वार्टर्स तक अनाम यानी एनोनिमस तरीके से पहुंचने का एक सिक्योर सिस्टम होना चाहिए। साथ ही पॉश कमेटी जो भी फैसले ले रही है उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाग 5, कानूनी कार्यवाही और बेल। अब देखते हैं कि 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच जब बैक टू बैक 9 एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस और कानून ने कैसे एक्शन लिया। जांच को रफ्तार देने के लिए एसीपी संदीप मिटके की लीडरशिप में एक 12 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने बिना कोई वक्त गवाए दानिश और तौसीफ समेत 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इन पर रेप और ब्लैकमेल जैसे बेहद सीरियस चार्जेस थे और हाँ, सबूत मिटाने के जुर्म में उस ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चेनानी को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन वो जो ब्रेन वॉश करने वाली मुख्य कड़ी थी ना, निदा खान, वो सस्पेंशन लेटर मिलते ही रातों रात वहां से फरार हो गई। 18 अप्रैल को कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प लीगल ड्रामा हुआ। निदा खान के वकीलों ने नासिक सेशंस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। उनका आर्ग्यूमेंट था कि निदा एक 26 साल की प्रेग्नेंट महिला है, वो तो बस एक मामूली टेलीकॉलर है जिसके पास कोई कॉर्पोरेट पावर नहीं है और उसे तो बस फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने इस केस की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझा। केस इतना सेंसिटिव था कि अदालत ने बेल की अर्जी तुरंत खारिज कर दी और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। भाग 6, राष्ट्रीय सुरक्षा और फोरेंसिक्स। और यहीं से ये पूरा केस एक लोकल बीपीओ विवाद की बाउंड्री पार करके सीधे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है। जब फोरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया तो जो डेटा सामने आया वो सच में दिमाग हिला देने वाला था। पुलिस ने 40 से ज्यादा सीसीटीवी हार्ड ड्राइव्स और 78 से ज्यादा संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड्स जब्त किए। इमेजिन कर सकते हैं आप, इतना सारा डेटा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इन लोगों ने अपने गैजेट्स से सारी एन्क्रिप्टेड चैट्स डिलीट कर दी थीं। उन्हें रिकवर करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। तो फोरेंसिक टीम ने सबसे पहले डिलीटेड एन्क्रिप्टेड चैट्स को एक्सट्रैक्ट किया। फिर एंट्री हुई एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की। उन्होंने आरोपियों से घंटों पूछताछ करके उनके पासवर्ड्स और फॉरेन अकाउंट्स के फाइनेंशियल लॉग्स निकलवाए। और जब इन सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैप किया गया ना, तो पता चला कि इसके तार सीधे मलेशिया में बैठे कट्टरपंथी धर्मगुरु से जुड़े हुए थे। साफ था कि ये लोग अपने प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने काले कारनामों को छुपा रहे थे। अब तक गवाहों और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ने पुलिस को ये साफ कर दिया था कि इस पूरे काम के लिए, लड़कियों को फंसाने और धर्मांतरण के लिए बाहर से एक बहुत मोटी फंडिंग आ रही थी। जैसे ही फॉरेन फंडिंग की बात सामने आई, केस का लेवल ही बदल गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, एटीएस और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जैसे देश की टॉप एजेंसियां इस जांच में शामिल हो गई। इस मामले ने इतनी तूल पकड़ी कि राज्य के मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारियों को सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने बीपीओ के अंदर चल रहे इस कथित कॉर्पोरेट जिहाद मॉडल की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत जांच का ऐलान किया। उनका साफ कहना था कि इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस सिंडिकेट के नेटवर्क का जड़ से पर्दाफाश किया जाएगा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस बीपीओ को तो बंद कर दिया गया, लेकिन सबसे अहम सवाल था उन विक्टिम्स का क्या? उन युवाओं ने जो खौफ, जो घुटन और मेंटल ट्रॉमा झेला था, वो कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए उनके लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए पुलिस और कम्युनिटी नेटवर्क्स ने स्पेशल काउंसलिंग सेशंस अरेंज किए ताकि वो सर्वाइवर्स अपनी आम जिंदगी में वापस लौट सकें और खुद को दोबारा सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? पहला, सिर्फ कागजों पर एक पॉश कमेटी बना देना काफी नहीं है, उसका रेगुलर वेरिफिकेशन और ऑडिट होना चाहिए। दूसरा, ये कॉर्पोरेट घुसपैठिए नॉर्मल एचआर प्रोटोकॉल्स को बड़ी आसानी से चकमा दे सकते हैं। तीसरा, इसे शुरुआत में ही पकड़ने के लिए एम्प्लॉयज के बिहेवियर में आने वाले बदलावों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सही समय पर सटीक और एक्शनेबल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है ताकि वो वक्त रहते दखल दे सकें। इस केस ने कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी लीगल मिसाल भी कायम की है। ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चेनानी की गिरफ्तारी ये क्लियर मैसेज देती है कि
अगर कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर या एचआर मैनेजर जानबूझकर किसी हरासमेंट की शिकायत को दबाता है, तो उसे सिर्फ नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा, बल्कि उसे सीधा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और जेल का सामना करना पड़ेगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक मल्टीनेशनल ग्लोबल कॉरपोरेशन के अंदर ऐसा एक मल्टीलेयर्ड सिंडिकेट सालों तक बिना किसी की नज़र में आए आराम से काम कर सकता है, तो ज़रा सोचिए आज के इस मॉडर्न वर्कप्लेस में हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और ओवरसाइट मैकेनिज्म असल में कितने सेफ हैं। इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे।